हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेक मेडिकल एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे बर्न। बर्न क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसकी एटियोलॉजी क्या है, इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स के किस किस बेस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑल ओवर सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या है? डैमेज ऑफ टिश्यू ड्यू टू केमिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल इनहेलेशन इज कॉल्ड बर्न। ये बर्न होता है। तो ये बर्न कोई भी अगर बॉडी की जो स्किन है वो इंटीग्रिटी उसकी लॉस हो रही है, बर्न हो रहा है, डैमेज हो रही है स्किन। स्किन मतलब टिश्यू से मिलके बनी होती है तो वो बर्न होता है। इसका इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी मीन्स कॉजेस। थर्मल मीन्स अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई टच हो रहा है, जैसे वाटर या टीफ या भी कोई जैसे गर्म हॉट ऑब्जेक्ट हो गया, लोहा हुआ जो भी है, तो वो सब आएगा इसमें। केमिकल, केमिकल में जैसे मरकरी हो गई और भी जितने केमिकल्स जो यूज होते हैं वो सब आगे केमिकल में। रेडिएशन में जैसे यूवी रेड, अल्ट्रावायलेट रेड जो होती हैं, जो सनराइज, जो सन के एक्सपोजर में होने से हो गया, वो सब रेडिएशन में आएगा। सिटी स्कैन, एमआरआई, वो भी रेडिएशन। केमिकल में मरकरी हो गया। इनहेलेशन में अगला देखेंगे इनहेलेशन। तो रेडिएशन में जो बताया सिटी स्कैन, एमआरआई, वो सब। इनहेलेशन में क्या होगा? इनहेलेशन में जो लोग सिगरेट, गांजा ये सब पीते हैं उन लोग को इनहेलेशन बर्न होता है। अगला इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल बर्न। तो ये इसके इटियोलॉजी भी है और इसके टाइप्स में भी आएगी। जब बेस्ड ऑन इटियोलॉजी जो टाइप्स पढ़ोगे उसके टाइप में भी ये सब आएंगे। जैसे थर्मल बर्न है तो थर्मल की वजह से, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल की वजह से। तो अब देखेंगे इसके टाइप्स। तो इसके टाइप्स क्या होंगे? टाइप्स बेस्ड ऑन इटियोलॉजी। इटियोलॉजी की बेस पे इसके टाइप्स। तो यही जितने कॉजेज हैं इटियोलॉजी में वही उतने टाइप्स हो जाएंगे। थर्मल हो गया, केमिकल हो गया, रेडिएशन हो गया, इनहेलेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तो इलेक्ट्रिकल बोल दो उसको। थर्मल में बताया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की टच होने से वो हो गया। थर्मल में जैसे हीट, कोई भी मान लो जैसे टी या वाटर या फिर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट हो गया। केमिकल में कोई भी केमिकल जैसे मरकरी हो गया या फिर और कोई एसिड वेसिड हो गया, वो सब केमिकल में आएगा। रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन की वजह से इनहेलेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब इसके बेस्ड ऑन इटियोलॉजी के बेस पे टाइप हो गए। अब इनमें एक चीज मेन होती है, वो होता है इनका मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट होता है इनका, वो मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू टाइप अलग अलग होता है, तो वो डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल बर्न बता दिया, सब बर्न इसमें मैंने बता दिया है। तो अब ये जो देखेंगे, जो ऊपर के तीन लिखे हुए हैं, थर्मल, केमिकल, रेडिएशन। थर्मल, केमिकल, रेडिएशन, इन तीनों का मैनेजमेंट जब भी करते हैं तो इसमें फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, एंड पेन मैनेजमेंट, इन तीनों में करेंगे। जब थर्मल, केमिकल, रेडिएशन होगा तो इनमें पहले प्रायोरिटी इन तीन चीजों को देंगे, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट और पेन। फ्लूइड मालूम ही है क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट भी, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, में सब इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। पेन मैनेजमेंट, ये सब करेंगे। लेकिन जो इनहेलेशन और इलेक्ट्रिकल बर्न होता है इनमें थोड़ा सा अलग होता है। इन तीन का तो सेम होगा, लेकिन जैसे इनहेलेशन है तो उसका अलग होगा और इलेक्ट्रिकल बर्न का अलग होगा। तो इनहेलेशन में क्या होगा? इनहेलेशन में सबसे मेन है O2 थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी मेन में आएगा। O2 थेरेपी, जैसे उसमें फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें उसके बाद में O2 थेरेपी के बाद में फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट और पेन मैनेजमेंट करेंगे। अगला इलेक्ट्रिकल में है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसलिए करते हैं क्योंकि हार्ट में जो एसए नोड होता है वो पेसमेकर ऑफ हार्ट होता है, तो वो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल बर्न में। इस वजह से सबसे पहले ईसीजी देखते हैं कि हार्ट का कंडक्शन सिस्टम कितना इफेक्ट हुआ है, हार्ट रेट क्या है। जब भी एसए नोड इफेक्ट होगा तो जो हार्ट रेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हार्ट रेट को जो बढ़ाता है वो एसए नोड ही है। क्योंकि कंडक्शन सिस्टम में चार चीजें होती है ना, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ पुर्किंजे फाइबर। तो एसए नोड जब डैमेज होगा तो हार्ट में क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया। तो इसलिए इसमें ईसीजी करते हैं, इनहेलेशन में O2 थेरेपी, और ऊपर में तीन बता ही दिया, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट और पेन मैनेजमेंट। इसमें ईसीजी वगैरह ये सब हो गया, पेन मैनेजमेंट वो सब बता ही दिया है। अब जो आगे टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो हैं बेस्ड ऑन, सबसे पहले देखो वो तो बेस्ड ऑन सीवियरिटी डिस्कस करना है, लेकिन उसके पहले हम लोग जब तक रूल ऑफ 9 नहीं पढ़ेंगे। तो रूल ऑफ 9 होता क्या है? रूल ऑफ 9 का मतलब ये होता है, जैसे बॉडी के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको जब डिवाइड करेंगे
तो वो 9 9 करके डिवाइड होंगे। जैसे मैं ओवरव्यू के लिए बता रहा हूँ, ओवरव्यू में जैसे बॉडी का हेड हो गया अगर आगे के साइड का तो 4.5 हो गया 9। फिर हाथ हो गए, हाथ भी 4.5 इंटीरियर 4.5 पोस्टीरियर, तो एक हाथ का 9 दूसरे हाथ का भी 9 तो 18 हाथों का हो गया। फिर अपर जो चेस्ट होता है चेस्ट का 9 होगा, एब्डोमेन का 9 होगा, अपर बैक का 9 होगा, लोअर बैक का 9 होगा, तो टोटल 36 हो गया बैक और एब्डोमेन चेस्ट का मिला के। अब देखेंगे रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 का मतलब ये है कि बॉडी के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो 9 9 करके डिवाइड होंगे। तो इसमें क्या होता है, रूल ऑफ 9 में जो आगे का फेस का एरिया है आधा नेक को ऐड करके, नेक और हेड को मिला के 4.5 और 4.5 पीछे का, तो कितना हुआ 4.5 और 4.5 9, 4.5 प्लस 4.5। इसको देखते हैं हेड में कितना हुआ, हेड 4.5 प्लस 4.5 बराबर 9। आगे देखेंगे जो हैंड का है इंटीरियर 4.5 पोस्टीरियर 4.5, ऐसे ही दोनों हैंड का लेफ्ट राइट हैंड का 4.5 इंटीरियर पोस्टीरियर दोनों का, तो कितना हुआ 9 9 18, 4.5। पहले हैंड लिख लो, हैंड मतलब हाथ हो गया, तो हैंड में क्या होगा 4.5, टोटल 18 होगा, 4.5 इंटीरियर 4.5 पोस्टीरियर, दो हाथ हैं तो इंटू 2 कर दो 18 हो जाएगा। ये भी हम लोग एडल्ट का डिस्कस कर रहे हैं रूल ऑफ 9 के बेस पे। इसको नहीं समझ आ रहा है तो मैं इसमें भी इमेज ऐड कर दूंगा, तो इमेज को देख के भी आप समझ सकते हैं। आगे डिस्कस करेंगे। ये हो गया। अब देखेंगे चेस्ट का पूरा, जैसे चेस्ट एरिया हो गया, चेस्ट का, एब्डोमेन का, अपर बैक का और लोअर बैक का। चेस्ट प्लस एब्डोमेन, तो चेस्ट का हुआ 9, एब्डोमेन का हुआ 9, 9 प्लस 9, ये दोनों को जोड़ दो 18 ये हो जाएगा, प्लस में अपर बैक का 9 और लोअर बैक का 9, तो अपर बैक लोअर बैक मिला के 9 प्लस 9 बराबर 18, 18 18 दोनों को हो जाएगा। एक होता है जेनाइटल एरिया, जेनाइटल एरिया का 1% लिखते हैं, तो जेनाइटल एरिया में 1% लिखते हैं जेनाइटल का। इसे रिप्रोडक्टिव भी बोलते हैं, जेनाइटल मेनली लिखते हैं जेनाइटल एरिया। ये हम लोग भी एडल्ट का देख रहे हैं, तो ये सबको अगर जोड़ेंगे तो 100%। अभी इसमें लेग्स का मैंने नहीं लिखा है, पैरों का लेग्स का लिखना है, तो लेग्स में भी वैसे ही होता है, बस हाथों का जस्ट 2 गुना होगा। इंटीरियर हैंड इंटीरियर लेग का होगा 9, पोस्टीरियर लेग का होगा 9, तो एक लेग का कितना हुआ 18, दूसरे लेग का 18, 18 18 जोड़ दो कितना होगा 36। अब लिखते हैं लेग्स का, लेग, लेग का 18, 18 में इंटीरियर 9.5 और 9.5 पोस्टीरियर, 18 इंटू 2 कर दो तो कितना 36 हो जाएगा। दोनों पैरों का मैंने 36 लिख दिया, बाकी एक पैर का 18 होता है। 18 इंटू 2 कर लो या फिर 18 से लिख लो, एक पैर का 18 दूसरे पैर का 18। अब इन सबको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 100। बस यही 100% पूरी बॉडी हो गई। अब जैसे बर्न हुआ है पेशेंट को, मान लो अगर एक पैर जला है तो निकालो कितना हुआ 18% जला है, बर्न हुआ है पेशेंट को, तो परसेंटेज निकालते हैं ऐसे ही निकालेंगे। अगर मान लो केवल हेड एरिया जला है, केवल आगे का जला है, केवल फेस एरिया तो 4.5, अगर केवल पीछे का जला है तो 4.5, हैंड अगर केवल एक हाथ जला है पूरा तो 9, अगर एक हाथ केवल एक साइड का जला है इंटीरियर का तो 4.5। इस बेस पे सब निकालते हैं। वैसे ही इसमें मेन परसेंटेज रूल एडल्ट में कुछ नहीं, बस यहाँ पे 4.5 था इंटीरियर पोस्टीरियर का हेड में, और बच्चों में यही 9 9 हो जाता है और पैरों में यही कम हो जाता है। पैरों में एडल्ट का कितना होता है 18 18, इसमें 13.5 13 हो गया, तो 4.5 यहाँ कम हुआ और 4.5 यहाँ हेड में इंटीरियर पोस्टीरियर जुड़ गया, तो ये 100% हो गया। बाकी इसकी इमेज वीडियो में देख लो। आगे देखेंगे इसका टाइप्स। अब इसमें जो ये दिया है परसेंटेज, इसी के बेस पे इसका माइल्ड मॉडरेट सीवियर लिखते हैं। टाइप्स ऑफ बर्न अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, तो अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी के हिसाब से बर्न को 3 में डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी के हिसाब से माइल्ड मॉडरेट सीवियर, जिसमें रूल ऑफ 9 ने जो परसेंटेज देखा है इसी परसेंटेज की बेस पे
कितने से कम है तो माइल्ड, कितने से ज़्यादा है तो मॉडरेट, फिर सीवियर, ये तीन। तो टाइप्स ऑफ बर्न बेस्ड ऑन सीवियरिटी, बेस्ड ऑन सीवियरिटी पे बर्न तीन टाइप्स है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर पे। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ये मेनली जो भी निकाला था पार्कलैंड फॉर्म, उससे क्या बोलते हैं, हाँ पार्कलैंड फार्मूला से नहीं, वो जो इसका रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9 से भी निकाला था, जो बॉडी का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं बर्न के लिए। जैसे अगर माइल्ड है, अगर लेस देन 10% आ रहा है, जो जला हुआ पार्ट है बॉडी का लेस देन 10% है तो माइल्ड। जैसे मान लो केवल एक हाथ जला हुआ है, 4.5 इंटीरियर 4.5 पोस्टीरियर, तो ये क्या हुआ, माइल्ड। मॉडरेट मीन्स अगर 11 से 25 के परसेंटेज बीच आ रहा है, मान लो इस दोनों हाथ जले हुए हैं तो 9 9 18 हो गया, तो 11 से 25 आया तो मॉडरेट। सीवियर मीन्स जब 25 से ज्यादा, मान लो इसे दोनों पैर जले हुए हैं तो पैर कितना, एक लेग का कितना होगा 18, दोनों पैर का 36, तो ये मोर देन 25% इज सीवियर। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। बेस्ड ऑन सीवियरिटी ये तीन टाइप का है। बेस्ड ऑन थिकनेस, थिकनेस के बेस पे ये बर्न जो है वो 4 टाइप में डिवाइड है। सुपरफिशियल बर्न, सुपरफिशियल बर्न में क्या है, ओनली एपिडर्मिस इन्वॉल्व, केवल एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है सुपरफिशियल बर्न में। सुपरफिशियल मीन सुपरफिशियल स्किन। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो है वो 5 लेयर से मिलके बनती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसल, ये 4-5 लेयर से मिलके सुपरफिशियल लेयर एपिडर्मिस बनती है। अगला पार्शियल थिकनेस बर्न। पार्शियल थिकनेस बर्न का मतलब होता है एपिडर्मिस तो पूरी इन्वॉल्व होगी, लेकिन जो डर्मिस है उसका कुछ पार्ट इन्वॉल्व होगा, पूरी डर्मिस लेयर इन्वॉल्व नहीं होगी। तीसरा है डीप थिकनेस बर्न। डीप थिकनेस बर्न में पूरी डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों फुल्ली इन्वॉल्व होंगी, तो वो डीप थिकनेस बर्न। अगला है फुल थिकनेस बर्न। फुल थिकनेस बर्न में एपिडर्मिस, डर्मिस, सबकुटेनियस, मसल, टेंडन इन्वॉल्व, ये सब जब इन्वॉल्व होंगे तो होगा फुल थिकनेस बर्न। आगे अब इसमें देखेंगे, ये सब देखने के बाद में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बेस्ड ऑन, अभी डिग्री देख लो, बेस्ड ऑन डिग्री के बेस पे बर्न का डिवाइडेशन। बेस्ड ऑन डिग्री पे 4 में डिवाइड होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट डिग्री में क्या क्या आता है, फर्स्ट डिग्री में केवल एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगी, सेकेंड डिग्री में डर्मिस एपिडर्मिस दोनों इन्वॉल्व होंगी, थर्ड डिग्री में डर्मिस एपिडर्मिस सबकुटेनियस तीनों इन्वॉल्व होंगी, और फोर्थ डिग्री में सब इन्वॉल्व होने के साथ में मसल और बोन भी विजिबल हो सकती है। तो बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेस पे फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री लिखना है, सही से लिख सकते हैं, इसको लिखना है। तो फर्स्ट डिग्री में केवल कौन सी डर्मिस लेयर इन्वॉल्व होगी तो फर्स्ट, और जब डर्मिस के साथ में एपिडर्मिस दोनों इन्वॉल्व होंगी तो सेकेंड डिग्री। तो लिख देते हैं जैसा। अब जब एपिडर्मिस होगी तो एपिडर्मिस के साथ में क्या होगा, रेड ड्राई स्किन, इंटैक्ट, पेनफुल, 3 to 4 days टीर्स होगी। केवल एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगी सबसे पहली चीज, एपिडर्मिस, और देखिए कैसी रेडनेस होगी और इंटैक्ट होगी। इंटैक्ट मीन्स वो स्किन जो है वो टूटी हुई, मतलब स्किन जो है वो जुड़ी हुई होगी, बस बर्न होगा, दिखेगा, ये होता है। और ये 3 से 4 दिन में ट्रीट हो जाएगी, सही हो जाएगा बर्न। ये सेकेंड डिग्री में डर्मिस प्लस एपिडर्मिस दोनों इन्वॉल्व होंगी, और इसमें ब्लिस्टर फॉर्म भी होगा। अगर पूछा जाए ब्लिस्टर किस में फॉर्म होगा तो सेकेंड डिग्री में ब्लिस्टर फॉर्म होता है। इसको ठीक होने में 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, 3 to 4 weeks। और इसमें सबसे ज्यादा पेन भी होता है, सीवियर पेन अकर। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा पेन किस में होगा तो सेकेंड डिग्री बर्न में, सीवियर पेन। बाकी थर्ड और फोर्थ डिग्री में पेनलेस होती है, थर्ड और फोर्थ डिग्री पेनलेस होती है। इसमें ब्लिस्टर भी नहीं होगा, सेकेंड डिग्री में ब्लिस्टर भी होगा, पेन भी होगा सबसे ज्यादा। डर्मिस एपिडर्मिस दोनों इन्वॉल्व होंगे इसमें। डर्मिस, एपिडर्मिस, सबकुटेनियस ये तीनों इन्वॉल्व होंगी, और पेन नहीं होगा क्योंकि यहीं पे नर्व होती हैं। एपिडर्मिस में, डर्मिस लेयर में नर्व की एंडिंग होती है, इसलिए यहाँ पे पेन ज़्यादा होता है। और ये इसमें सबकुटेनियस तक जो है वो नर्व एंडिंग खत्म हो जाती है। जब नर्व नहीं होगी तो पेन ब्रेन तक ये सेंसेशन नहीं जाएगा, तो पेन नहीं होगा। फोर्थ डिग्री में डर्मिस, एपिडर्मिस, सबकुटेनियस, मसल और बोन भी विजिबल होगी, ये होता है फोर्थ डिग्री। तो डिग्री के बेस पे 4 टाइप में है, और ये पेनलेस होते हैं दोनों। और इसको ट्रीट होने में लगभग 3 to 4 मंथ लग सकते हैं, और फोर्थ डिग्री को ट्रीट होने में अप टू 1 ईयर, अप टू ईयर, 1 ईयर 2 ईयर कुछ भी लिख सकते हो। ये होता है इसके बेस, डिग्री के बेस पे 4 टाइप का। अगला है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में
अगर ये बर्न है तो बर्न में सबसे पहले क्या वॉल्यूम बॉडी का लॉस होता है, फ्लूइड लॉस होगा, और जब फ्लूइड लॉस होगा तो उसके साथ में बीपी भी कम होगा। फ्लूइड लॉस मतलब हाइपोवोल्यूमिया साथ में हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन फिर हार्ट रेट बढ़ेगा, क्योंकि टिश्यू परफ्यूजन को कंप्लीट करने के लिए हार्ट क्या करेगा, वो हार्ट बीट ज़्यादा करेगा, तो टैकीकार्डिया होगा। तो सबसे पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले होगा पेन होगा पेशेंट को, पेन के साथ में पेन भी सीवियर होगा, पेन को पेन स्केल से मेजर करोगे, पेन हो गया। फिर हाइपोवोल्यूमिया, जब हाइपोवोल्यूमिया होगा तो जब बॉडी का वॉल्यूम कम होगा तो बीपी भी कम होगी, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन होगा तो हार्ट जो है वो जल्दी जल्दी बीट करेगा टिश्यू परफ्यूजन को मेंटेन करने के लिए, तो उसके बाद में क्या होगा, टैकीकार्डिया। ये मेन तो इसमें तीन है। जब फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा, हार्ट रेट ज़्यादा, पल्स रेट जब तेज चलती है तो क्या होता है, फीवर, क्योंकि टिश्यू परफ्यूजन नहीं होगा तो फीवर भी होगा। इसके साथ में ये मान लो जैसे कोई ब्लड वेसल है, जब बर्न होता है तो बर्न की कंडीशन में जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में शिफ्ट हो जाता है। मान लो ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये इंट्रावेस्कुलर स्पेस है, आईवी लिख लो, इंटरस्टिशियल का मतलब होता है स्पेस बिटवीन टू, या फिर स्पेस बिटवीन सेल्स, याद रखो। मान लो जैसे ये सेल्स हैं, ये सब सेल हैं, इनके बीच में जो यहाँ पे फ्लूइड होगा वो होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो स्पेस होगा वो इंटरस्टिशियल स्पेस। तो जो फ्लूइड है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे जो पोटेशियम था वो बढ़ जाएगा, क्योंकि पोटेशियम शिफ्ट नहीं होगा, तो पोटेशियम यहाँ पे जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हाइपर होगा, जब बढ़ेगा तो हाइपर कैलेमिया। हाइपर कैलेमिया मीन्स इंक्रीज पोटेशियम लेवल। पोटेशियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है, तो 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये पोटेशियम का नॉर्मल लेवल होता है। इनिशियल स्टेज में हाइपर कैलेमिया होगा, बाद में जब फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा लास्ट में। ये सब इसके होते हैं साइन सिम्टम। जब ये सब होगा तो इसके साथ में फीवर के साथ में नोजिया वोमिटिंग होगी साइन सिम्टम में, नोजिया वोमिटिंग, और भी जो लिख सकते हो एंजाइटी डिप्रेशन, वो तो साथ में होगा ही होगा। मेन यही इतने थे। और डिस्फेजिया भी होगा, डिस्निया भी होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, डिस्निया। ये सब इसके साइन सिम्टम्स थे। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, पार्कलैंड फार्मूला से टोटल बॉडी सरफेस एरिया निकालोगे, और सिटी स्कैन एमआरआई करेंगे। सिटी स्कैन एमआरआई करेंगे, उसके लिए सिटी स्कैन एमआरआई से पता करेंगे कितनी डेप्थ तक जो बर्न गया है। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या देखेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सिटी स्कैन, एमआरआई, और सिटी स्कैन एमआरआई, और बायोप्सी करा सकते हैं। बायोप्सी से कि सेकेंड कोई इन्फेक्शन की ग्रोथ तो नहीं हो रही, थोड़े दिन बाद में बायोप्सी भी करा सकते हैं, बाकी उतना कॉमन नहीं है बायोप्सी। और इसमें रूल ऑफ 9 से बॉडी का सरफेस एरिया निकालने कितना बर्न हुआ है, रूल ऑफ 9। ये मेन इतने डायग्नोस्टिक वेरिएशन होंगे। बाकी ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट में देखेंगे इन्फेक्शन की वजह से ब्लड टेस्ट में WBC का लेवल बड़ा मिल सकता है। ब्लड टेस्ट में मेनली इंक्रीज WBC ये मिलेगा, प्लाज्मा लेवल कम मिलेगा, एल्बुमिन कम मिल सकता है, ब्लड में सब होगा। एल्बुमिन एक प्रोटीन होता है, एल्बुमिन प्रोटीन जो हो गया। और यूरिन एनालिसिस होगा, एनालिसिस बोल दो, टेस्ट बोल दो। और ये इसमें इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करना होगा, इनपुट आउटपुट चार्ट। इनपुट आउटपुट चार्ट मीन्स नॉर्मल यूरिन आउटपुट अगर बर्न के पेशेंट में मिनिमम 30 ml पर आवर होना चाहिए। कोई भी अगर आईसीयू में पेशेंट, कोई भी पेशेंट एडमिट है तो 30 ml पर आवर से यूरिन आउटपुट अगर कम गया तो 30 से जब कम जाएगा तो वो उसमें शॉक की कंडीशन होती है, शॉक में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 30 ml पर आवर से यूरिन आउटपुट ऊपर होना चाहिए। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन आगे देखेंगे। मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट जो करते हैं तो एक होता है इमरजेंसी मैनेजमेंट, दूसरा होता है अर्जेंट, और तीसरा होता है रिहैबिलिटेशन। तो जो इमरजेंसी मैनेजमेंट होगा, इमरजेंसी मैनेजमेंट जैसा स्टार्टिंग में बताया था टाइप ऑफ बर्न के बेस पे,
टाइप ऑफ बर्न इन द सेंस, मान लो जैसे रेडिएशन हुआ है, रेडिएशन बर्न, थर्मल बर्न, केमिकल बर्न। इन तीनों का जो इमरजेंसी मैनेजमेंट होगा वो लगभग सेम होगा, मतलब पेन मैनेजमेंट और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट या फिर थेरेपी जो भी लिखना है। बाकी जो और थे दो, इनहेलेशन बर्न, इनहेलेशन में O2 थेरेपी फर्स्टली होगी, उसके बाद में ये सब होंगे, ऑक्सीजन की थेरेपी उसके बाद में ये। और एक था इलेक्ट्रिकल बर्न, इलेक्ट्रिकल बर्न में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल बर्न में सबसे पहले ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल बर्न में जो हार्ट का SA नोड होता है, पेसमेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं SA नोड को, उसमें इफेक्ट पड़ता है, उसकी वजह से हार्ट रेट कम हो सकता है। तो इलेक्ट्रिकल बर्न में ECG देखेंगे, इनहेलेशन बर्न में O2 थेरेपी, बाकी इन तीनों में पेन और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट। इनमें ये पहले होंगे, इनमें ये पहले होंगे। बाकी ये पेन, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये इनमें भी O2 थेरेपी के बाद में होंगे, ECG के बाद में होंगे। आगे जो फ्लूइड मैनेजमेंट करते हैं वो किस फार्मूले के बेस पे करते हैं और कितने टाइम पे करते हैं और कैसे वो निकालते हैं, तो वो देखेंगे पार्कलैंड फार्मूले से। पार्कलैंड फार्मूला जो होता है वो इसीलिए होता है केवल बर्न के लिए, पार्कलैंड फार्मूला। और बर्न में मेनली आइसोटोनिक फ्लूइड ही यूज करते हैं। पार्कलैंड फार्मूला का मतलब होता है ये होता है 4 इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया, टोटल बॉडी सरफेस एरिया जितना बॉडी पार्ट जला हुआ है वो, और बॉडी वेट, इंटू में बॉडी वेट। तो मान लो जैसे मैं अपना लिख रहा हूँ 4 है, मान लो ये 4, तो फार्मूले में TBS है, मान लो मैंने जैसे मान लिया मेरा एक हाथ जला हुआ है आगे का पीछे का, तो 9 हो गया TBS से। वेट मेरा 60 है, तो ये इतना गुणा कर लो, जितना आएगा वो हो गया, उतना फ्लूइड देना है। फिर जितना फ्लूइड आएगा फर्स्ट के 8 आवर में देना है आधा फ्लूइड, फिर सेकंड के 16 आवर में देना है आधा फ्लूइड। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो 24 घंटा का निकलता है, तो 9 चौक 36, 36 इंटू 60 कर दो, कितना आएगा, 17 को 18, 6 छक 36, 18 3 21, 2160 आ जाएगा। तो 17 को 18 36, हाँ 2160 आ जाएगा। 2160 आ गया, 2160 ml फ्लूइड ये देना है 24 घंटे में। अब इसका आधा कर लो, 2160 को 2 से भाग दे तो जितना आएगा, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 580 आया। 580 देना है स्टार्टिंग के 8 घंटे में 580 ml, और 580 देना है बाद के 16 घंटे में। ये होता है पार्कलैंड फार्मूला से फ्लूइड को एडमिनिस्टर करना। यहाँ पे तुम कम ज़्यादा करके भी और भी लिख सकते हो, मान लो जैसे बर्न पार्ट मैंने यहाँ पे लिया था 9, ठीक है, बाकी वेट भी और कोई अपना लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे फार्मूले में था 4 इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मान लो जैसे हमने मान लिया कितना जला हुआ है, मान लो जैसे 20 मान लिया, 20% बॉडी सरफेस एरिया जला हुआ, 20% निकाल लेना। मान लो दोनों लेग जले हुए हैं, जेनिटल एरिया जला हुआ है, 19-20% हो गया। एक लेग जला हुआ है, एक लेग का 18 होता है, 18 जेनिटल एरिया 19 हो जाता है, तो 20 मैंने मान लिया। और वेट लिख लो, वेट मान लो 50 हो गया, 50 kg, तो इसका गुणा कर लो, जितना आएगा वो हो गया फ्लूइड। फिर उसको आधा 8 घंटे में, आधा 16 घंटे में, तो 20 चौक 80, 8 5 40, 20 को पहले 4 से गुणा कर लो, कैसे भी गुणा कर लो, इधर से करो या इधर से करो, गुणे में वही अंक आएंगे जो भी होंगे सेम। तो ये 20 चौक 80, 8 5 40, 4000 ml आ जाएगा। 4000 ml में पहले दे दोगे 8 घंटे में 2000 ml, स्टार्टिंग के 8 आवर में, फिर लास्ट के 8 आवर में 2000 ml। ये पार्कलैंड फार्मूला से निकालते हैं ऐसे फ्लूइड मैनेजमेंट। बर्न का अर्जेंट मैनेजमेंट और रिहेबिलिटेशन होता है। तो अर्जेंट मैनेजमेंट में सबसे पहले फ्लूइड, पेन और इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में मेनली टेटनेस लगता है, टेटनेस का इम्यूनाइजेशन होता है, और ड्रेसिंग, ये अर्जेंट मैनेजमेंट में आता है। रिहेबिलिटेशन में एलोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट और आइसोग्राफ्ट,
सबसे पहला है ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट का मतलब होता है जिसको बर्न हुआ है उसकी खुद की स्किन खुद को लगाई जाए तो ऑटोग्राफ्ट। जैसे मेरे हैंड में बर्न हुआ है तो लेग की स्किन या फिर दूसरे हैंड की स्किन लगाई तो ऑटोग्राफ्ट। दूसरा है एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट मीन्स होता है सेम स्पीसीज, मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग को बर्न हुआ है तो किसी ह्यूमन बीइंग की स्किन लगाई जाए तो एलोग्राफ्ट। फिर तीसरा है जीनोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट मीन्स जियोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब कोई अगर जानवर की स्किन जैसे दूसरे स्पीसीज की, जैसे फिश की या फिर फिश की, पिग की, काऊ की, बुफेलो की, वैसा कुछ स्किन लगाई जाए तो जीनोग्राफ्ट। मेनली फिश की यूज करते हैं बर्न की कंडीशन में। आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट का मतलब होता है आइडेंटिकल ट्विन, किसी जुड़वा भाई या बहन की स्किन को लगाना, वो होता है आइसोग्राफ्टिंग।